हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइना गोयल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है ये आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि एक ही वीडियो में मैं सारी सीडीपी की जो थ्योरीज हैं वो कवर करने वाली हूँ। देखिए, यहाँ पे नेम लिखे हुए हैं, ठीक है। आपको पता लगेगा कौन कौन सी थ्योरी है किसी टॉपिक के रिलेटेड, साथ में वो थ्योरी किसने दी है, और उसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन उस थ्योरी का ओवरव्यू मैं साथ के साथ आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तो ये वीडियो में आपके पास आप सिर्फ स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, आप कॉपी पेन मत उठाइए, क्योंकि आप सिर्फ रिवाइज कर रहे हो कंप्लीट जो थ्योरीज हैं सीडीपी की, ऑल इन वन सेशन। सो फ्रेंड्स, बिफोर आई स्टार्ट विद द सेशन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि मेरी जो भी वीडियो आती है वो आप मिस ना कर दें, सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो देखिए, सीडीपी की थ्योरीज जो है हम इंटेलिजेंस की थ्योरीज के साथ ये स्टार्ट करेंगे। साथ के साथ में आपको वन बाय वन थोड़ा थोड़ा इनका ओवरव्यू देती जाऊंगी, क्योंकि आप सभी जो है डिटेल में मैं आप लोगों के साथ ये सारी की सारी थ्योरीज डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। तो अब ओवरव्यू का टाइम है, तो आपके पास रिवाइज हो जाएगा। अगर आप कोई थ्योरी डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट ओपन करके वहां से स्पेसिफिक थ्योरी को डिटेल में देख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आपको ईच एंड एवरी थ्योरी का मैं ओवरव्यू साथ के साथ देने वाली हूँ, यानी कि सीडीपी आपकी कंप्लीट जो थ्योरीज है इसमें वो एक ही सेशन में आप लोगों की रिवाइज होने वाली हैं। अलग अलग वीडियोस आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थ्योरी, दैट इज यूनिफैक्टर थ्योरी। ये इंटेलिजेंस की मैंने 8 थ्योरीज यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। यूनिफैक्टर थ्योरी किसने दी है? ये दी है एल्फ्रेड बिनेट ने। अब एल्फ्रेड बिनेट जो है, इनको फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट भी बोला जाता है। ये एक फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट हैं। यूनिफैक्टर थ्योरी में इन्होंने कहा था कि हर पर्सन के पास एक जो सोचने की शक्ति होती है वो एक जनरल फैक्टर होता है, एक सिंगल फैक्टर होता है जिसके थ्रू वो सोचते हैं, ठीक है। लेकिन इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किसने किया? चार्ल्स स्पीयरमैन ने, और उन्होंने दी 2 फैक्टर थ्योरी, जिसमें इन्होंने कहा है कि हर पर्सन के पास कोई एक फैक्टर नहीं होता है, 2 फैक्टर्स होते हैं। एक होता है जी फैक्टर, जनरल फैक्टर जिसको बोलते हैं, दूसरा होता है स्पेसिफिक फैक्टर। जनरल फैक्टर जो होता है ये पर्सन को हेरिडिटी के साथ मिलता है। लाइक कोई भी पर्सन है, हम कहते हैं कि उसने अपने पेरेंट्स से वो ट्रेट्स एनहांस किए हैं, ठीक है, आगे हेरिडिटरी फीचर्स मिले हैं। और स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं जिसकी हम ट्यूशन्स लेते हैं, ट्रेनिंग करके सीख जाते हैं, या फिर कोई बंदा मैथमेटिक्स में अच्छा है, कोई साइंस में अच्छा है। और जो स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं ये सभी में होते हैं, लेकिन इनकी जो क्वांटिटी होती है वो डिफरेंट होती है, क्योंकि कोई बच्चे को मैथ्स ज़्यादा अच्छे से आता है, कोई इंग्लिश ज़्यादा बेटर कर सकता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक फैक्टर्स सभी के वेरी करते हैं, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? 2 फैक्टर थ्योरी, क्योंकि इसमें 2 फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट इज जी फैक्टर, दैट इज जनरल फैक्टर, एंड सेकेंड इज स्पेसिफिक फैक्टर, जिसको हम एस फैक्टर बोलते हैं, और ये बोलते हैं कि ये एक एक्वायर्ड फैक्टर होता है जो एस फैक्टर होता है। देन इज द ग्रुप फैक्टर थ्योरी गिवन बाय लुइस थर्स्टन, और ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट भी हैं। इन्होंने दिए हैं हमें 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। ये कहते हैं कि जो भी पर्सन है उसके पास 1 फैक्टर तो कॉमन होता है टू फॉर्म अ ग्रुप, ठीक है। देन अदर ग्रुप हैव इंडिपेंडेंट प्राइमरी फैक्टर्स, लाइक 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ इन्होंने हमें दी हैं। वर्बल मेंटल एबिलिटी, ठीक है, जिससे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लाइक कोई कॉम्प्रीहेंशन है। देन इज वर्ड फ्लुएंसी, न्यू वर्ड्स स्पॉन्टेनियसली जहाँ पे सीखते हैं, लाइक अंताक्षरी खेलते हैं, आपको वर्ड दे दिया एकदम से आपने उसको, ठीक है, लाइक नेम प्लेस एनिमल थिंग भी हम खेलते हैं, वो भी एक वर्ड से होता है। देन इज स्पेशल एबिलिटी, जहाँ पे आर्किटेक्ट का काम होता है, स्पेस को किस तरह से आप बेस्ट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। देन इज परसेप्चुअल एबिलिटी, क्विकली, हाउ क्विकली यू कैन परसीव और सेंस समथिंग, जहाँ पे डिसीजन मेकिंग होती है। देन इज न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या होता है? मैथमेटिक्स के साथ ये रिलेटेड है, कितना आपका न्यूमरोलॉजी स्ट्रॉन्ग है, नंबर्स के साथ आप कितने बेहतर तरीके से नंबर्स के साथ खेल सकते हैं। देन इज द रीजनिंग एबिलिटी, जहाँ पे हम कहते हैं कि तर्क करने की कितनी क्षमता है। जैसे हमने बीएड का एंट्रेंस टेस्ट भी आपने दिया होगा, काफ़ी सारे एंट्रेंस एग्जाम्स आपने हो सकता है दिए हो, वहाँ पे आपको लॉजिकल थिंकिंग करनी होती है, क्वेश्चंस आते हैं ना रीजनिंग एबिलिटी पे, वही है ये जो इसका 6th प्राइमरी मेंटल एबिलिटी है। देन इज द मेमोरी एबिलिटी, हाउ फास्ट यू कैन लर्न समथिंग, या फिर कितना ज़्यादा आप उस चीज़ को याद रख सकते हैं या फिर उसको रिकॉल कर सकते हैं, आई मीन टू से रिवाइज कर सकते हैं। ये हैं आपके कहाँ गया? ग्रुप फैक्टर थ्योरी गिवन बाय लुइस थर्स्टन, ठीक है। 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज इन्होंने दी हैं।
देन कम्स द मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ E.L. थॉर्नडाइक। वैसे इसको एनार्किक थ्योरी भी कहते हैं। और देखिए जो थॉर्नडाइक हैं ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, इनको फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, ये कहते हैं कि कुछ भी काम जब पर्सन कोई करता है उसकी इंटेलिजेंस को हम किस तरह से जज कर सकते हैं। इसको देखने के लिए होते हैं लेवल होता है, रेंज होता है, एरियाज एंड द स्पीड। अलग अलग चीज़ों के थ्रू हम इसको मेजर कर सकते हैं किसी पर्सन की इंटेलिजेंस को। अलॉन्ग विद दिस इन्होंने 3 लॉज भी दिए हैं हमें लर्निंग के। ठीक है, देन कम्स द मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है और इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, फेमस थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दैट इज मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। किसने दी है ये दी है हॉवर्ड गार्डनर ने। ठीक है, ये क्या कहते हैं कि एवरी चाइल्ड हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, और ये इन्होंने अपनी किस बुक में कहा था, इनकी बुक का नेम जो है दैट इज फ्रेम्स ऑफ माइंड। और इन्होंने 1987 में हमें 7 मेंटल एबिलिटीज़ दी थी, फिर इसमें एक और ऐड हो गई। तो इनकी जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं अब टोटल हम कह सकते हैं कि 9 मेंटल एबिलिटीज़ हैं। फर्स्ट इज लिंग्विस्टिक, पर्सन्स हु कैन रीड राइट बेटर। ठीक है, हु नोज हाउ टू परफेक्टली यूज लैंग्वेज, जैसे कि पोएट हो गए, लॉयर हो गए। क्लियर। देन इज म्यूजिकल और रिदम एबिलिटी, जहाँ पे हम कहते हैं कि सिंगर्स, कंपोजर्स, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, वोकल म्यूजिक, वो सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। देन इज द लॉजिकल मेंटल एबिलिटी, जहाँ पे हम कहते हैं कि कैलकुलेटिव माइंड होता है बंदे का, साइंटिफिक माइंड होता है, जो साइंटिस्ट्स होते हैं या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जिनके पास होती हैं। ठीक है, मैथमेटिशियंस होते हैं, साइंटिस्ट, वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। देन कम्स द स्पेशल एबिलिटी। ठीक है, फोर्थ है इसमें मल्टीपल थ्योरी में स्पेशल एबिलिटी। स्पेशल वही जिसमें आर्किटेक्ट आ जाते हैं, डिज़ाइनर्स आ जाते हैं, हमारे जो होम के इंटीरियर डिज़ाइनर्स होते हैं, है ना, या फिर हम एक प्लॉट लेते हैं तो आर्किटेक्ट से उसका जो है लेआउट बनवा के लेके आते हैं, नक्शा बनवा के, जिसको बोलते हैं कि हमारा यहाँ पे वॉशरूम होगा, यहाँ पे पूजा रूम होगा, यहाँ पे किचन है ना, बालकोनी इस तरफ होनी चाहिए, प्लांटिंग एरिया यहाँ पे होना चाहिए, एंड सो वो किस में आता है, स्पेशल इंटेलिजेंस में। देन इज बॉडीली काइनेस्थेटिक, जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अपने बॉडी पार्ट्स को बंदा ज़्यादा बेटर वे से यूज़ कर सकता है। ठीक है, वहाँ पे देखिए फाइन मोटर स्किल्स भी इन्वॉल्व होती हैं एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स भी इन्वॉल्व होती हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे डांसर है या कोई एथलीट है, कोई पर्सन योगा करता है, अगर पेंटिंग करते हैं तो हमारी फाइन मोटर स्किल्स यूज़ हो रही है। पेंटिंग करें ना, हमारी हैंड्स किस तरह से ब्रश को होल्ड करती हैं और उसको स्केचिंग किस तरह से करती हैं, यहाँ पे हमारी फाइन मोटर स्किल्स यूज़ हो रही हैं। क्लियर, पता लग गया ये वाला। नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रापर्सनल एबिलिटी। इंट्रापर्सनल मीन्स अपने खुद को समझना, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, हमारी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, हमारी वीकनेसेस क्या हैं। जैसे कि राइटर्स होते हैं, वो अपनी ही दुनिया में डूबकर चीज़ों को लिख डालते हैं, इतनी इतनी बड़ी बातें लिख डालते हैं। देन इज इंटरपर्सनल स्किल्स, जैसे कि टीचर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, काउंसलर्स हैं, जो दूसरों को गाइड करते हैं, जिनका इन्फ्लुएंस दूसरों पर होता है, वो दूसरों को समझते हैं। देन नेक्स्ट इज नेचुरलिस्टिक, जो नेचर को प्यार करते हैं, जैसे गार्डनर्स हो गए, फार्मर्स हो गए, ये इस कैटेगरी में आते हैं। देन इज द लास्ट वन एग्जिस्टेंशियल, जहाँ पे हम कहते हैं कि किसी चीज़ के होने ना होने का वजूद, जो हम कहते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर हम रियल में नहीं देख पाते, बस उनको थ्योरेटिकली हम सोच पाते हैं। ठीक है, वो आते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म में। क्लियर हो गई मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस या फिर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, कुछ भी कह लीजिए आप इसको। देखो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लो, क्योंकि एंड मोमेंट पर रिवाइज हो जाता है कि कौन सी थ्योरी किसने दी थी। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं आपसे कि ये वाली थ्योरी किसने दी है। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारे पास फ्लूइड एंड क्रिस्टल इंटेलिजेंस थ्योरी, और ये दी है रेमंड केटल ने। अब इन्होंने 2 बातों के बारे में बात किया है। फर्स्ट इज फ्लूइड इंटेलिजेंस, दैट इज क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। अब फ्लूइड इंटेलिजेंस ये कहते हैं कि ये एक तरह से बायोलॉजिकल या फिर हेरिडिटरी इन्फ्लुएंस के साथ होता है, जो हमें विरासत में चीज़ें मिली हैं। ठीक है, हम कोई ना कोई चीज़ें, हमारी थिंकिंग यहाँ पर क्या होती है, मल्टीपल थिंकिंग होती है, मल्टी थिंकिंग हम कर सकते हैं, वास्ट थिंकिंग होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। लेकिन क्रिस्टलाइज्ड चीज़ें क्या होती है कि हम इन्वायरमेंट में रहकर उसको सीखते हैं। ये फ्लूइड क्या होता है कि जो चीज़ें हमारे फ्लो में हमें पता है, ये हमारी वर्किंग मेमोरी है। ठीक है, जैसे आप स्कूल से घर का रास्ता है, वो आपकी क्या हो गई, वर्किंग मेमोरी। या फिर हम कहते हैं कि किसी के बर्थडेज को रिवाइज करना, किसी का बर्थडे याद रखना, ये वर्किंग मेमोरी थोड़ी है, ये जो आपके माइंड में ऑलरेडी फीड है चीज़ें,
वो उठाकर आप चीज़ों को यूज़ कर रहे हो, ठीक है, वो चीज़ें क्या होती है, क्रिस्टलाइज्ड थ्योरी। फ्लूइड देखिए जो भाव में चलता रहता है, और क्रिस्टल एक फिक्स्ड सॉलिड चीज़ है जिसको हम कहते हैं कि कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है। यहाँ पर एक ही टास्क पर एक ही तरह से बच्चे सोचते हैं, लेकिन फ्लूइड थ्योरी में, फ्लूइड इंटेलिजेंस में क्या होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। एक टास्क के लिए मल्टीपल वेज से सोच सकते हैं, चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स को फेस किया जाता है, न्यू टास्क देखे जाते हैं। क्लियर। देन इज 3 डायमेंशनल थ्योरी, और ये दी है जेपी गिलफोर्ड ने। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, इन्होंने बस एक स्ट्रक्चर दिया था, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस थ्योरी भी कहते हैं इसको, SOI अगर आपको आ जाए, ठीक है, तो दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस थ्योरी, जिस जेपी गिलफोर्ड में दी है ये। और ये क्या कहते हैं कि 3 तरह का जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है इंटेलिजेंस का, फर्स्ट इज ऑपरेशंस, कंटेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। बस इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं है, तो सिर्फ आप इसका नाम याद रख लो। देन द लास्ट थ्योरी हेयर इज ट्रायर्किक थ्योरी, जो दी है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। अब ये क्या कहते हैं, इन्होंने सबसे पहले ये जो थ्योरी दी है ये अपनी बुक में दी है, दैट इज बियॉन्ड IQ, ठीक है, बियॉन्ड IQ। ये कहते हैं कि 5 स्किल्स होते हैं, एनकोडिंग, इन्फरिंग, मैपिंग, एप्लीकेशन एंड द 5th वन वाज रिस्पॉन्स, ठीक है। और ये कहते हैं कि जो ट्रायर्किक थ्योरी की बेसिकली 3 हम इसको सब थ्योरीज भी कह सकते हैं, 3 पार्ट्स कह सकते हैं, कि प्रैक्टिकल है, क्रिएटिव है या एनालिटिक है। क्लियर। तो ये है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की थ्योरी, और यहाँ पर हमारी ये इंटेलिजेंस की थ्योरीज जो हैं विद द नेम्स, विद क्विक रिवीजन हमारी कंप्लीट होती हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट थ्योरी नंबर 9 हमारे पास है थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। ये किसने दी है, ग्रेगोर मेंडल ने, और इनको फादर ऑफ हेरिडिटी या फिर फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। इन्होंने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था, गार्डन पीस पर, जहाँ पे टॉल पीस लिए थे और स्मॉल पीस लिए थे, ठीक है। देन इज गेल्टन्स बायोमेट्री थ्योरी, और ये दी किसने है, सर फ्रांसिस गेल्टन ने, सर फ्रांसिस गेल्टन ने ये थ्योरी दी है। और इन्होंने क्या कहा था कि जो बच्चे के अंदर ट्रेड्स होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, हाफ वो मिलते हैं उनको मदर से, हाफ मिलते हैं फादर से। इन्होंने पूरा हायरार्किकल स्ट्रक्चर बना के बताया था कि 50% ट्रेड्स एक्सपेक्ट किए जाते हैं बच्चे को कि उनके जो पेरेंट्स हैं उनसे मिलते हैं, फिर 25% फर्दर उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनसे, चाहे नाना नानी दादा दादी जिसमें आ जाते हैं, ठीक है। देन 25% का फिर हाफ कर दो, 12.5% ट्रेड्स उनको कहाँ से मिलते हैं, उनके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से। ये थ्योरी क्या थी, गेल्टन्स की बायोमेट्री थ्योरी। देन इज थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन गिवन बाय चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन क्या कहते हैं, एक इनके साथ चार्ल्स डार्विन और लेमार्क, जीन वेबस्टाइट लेमार्क की थ्योरी भी थी एवोल्यूशन की, लेकिन आप बस ये कर लो, ये मेन है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। चार्ल्स डार्विन क्या कहते हैं कि लाइफ इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल। तो जो बंदा इस लाइफ में स्ट्रगल करके, ठीक है, चेंजेस को एक्सेप्ट करके, चाहे वो एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, जो सर्कमस्टांस में वो रहता है, अगर वो चेंजेस को एक्सेप्ट कर गया तो वो मतलब जी पाएगा, ठीक है, प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों के साथ सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। बेसिकली ये कहते क्या कि ओनली दोज ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव और सस्टेन विच शो द मॉडिफिकेशन एसेंशियल फॉर विनिंग कंपटीशन। अब दुनिया है, इसमें इतना कंपटीशन है ना, जॉब्स के लिए कंपटीशन है, तो अगर आप सर्वाइव करना चाहते हो तो आपको उस चीज़ में अपना बेस्ट पोटेंशियल देना पड़ेगा, चाहे वो फूड, शेल्टर, क्लोथिंग या फिर वट एवर अदर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ इट इज़, ठीक है। देन इज थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, और ये दी है वेजमैन ने। ये एक जर्मन बायोलॉजिस्ट हैं। ये कहते हैं हमारे बॉडी में जो है 2 तरह के सेल्स होते हैं, फर्स्ट इज सोमेंटिक सेल्स, ठीक है, देन इज जर्म सेल्स। सोमेंटिक सेल्स स्टोमेटाप्लाज्म से, यानी कि हमारा जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है बॉडी का वो किससे बनता है, सोमेंटिक सेल से। एंड द जर्म सेल्स होते हैं जो जर्म प्लाज्म, दैट आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसमिटिंग हेरिडिटरी ट्रेट्स, ठीक है। तो इन्होंने जो है रैट्स पर एक्सपेरिमेंट किया था कि उसकी रैट की जो है उन्होंने टेल काट दी, मल्टीपल जनरेशन्स की टेल काट कर देखा, तो उन्होंने कंक्लूजन क्या देखा कि द रिमोटेस्ट एंसेस्टर हैड टेल, क्योंकि टेल काटी गई है। ऐसे तो नहीं है कि बाय बर्थ ही उनकी नहीं है, जो चीज़ें आपने यहाँ पर आकर मॉडिफाई की हैं वो नेक्स्ट जनरेशन को पास नहीं होती हैं, ठीक है। ये किसकी थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म बाय वेजमैन। देन इज लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। ये बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है। लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी दी किसने है,
इनका बेसिकली जो नेम है वो तो है चार्ल्स हॉटन, इनको कूले के नाम से जाना जाता है, कूलेज लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। ये क्या कहते हैं, इनकी एक फेमस कोट है, आई एम नॉट हु यू थिंक आई एम, मैं वो नहीं हूँ जो तुम मेरे बारे में सोचते हो कि मैं हूँ। आई एम नॉट हु आई थिंक आई एम, मैं वो भी नहीं हूँ जो मैं खुद के बारे में सोचता हूँ, लेकिन आई एम हु आई थिंक यू थिंक आई एम, मैं वो हूँ जो मैं सोचता हूँ कि तुम मेरे बारे में सोचते हो। यहाँ पे जो ग्लास है ना, ग्लास ये किसको बोलते हैं, सोसाइटी को, कि दुनिया की नज़र से हम जो सोचते हैं कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है, वो हूँ मैं, एक्चुअली में वो मैं हूँ जो मेरे दिमाग में चल रहा है कि तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो। ठीक है, ये थ्योरी किन्होंने दी है, कूले ने। नेक्स्ट इज आई एंड मी थ्योरी गिवन बाय G.H. मेड। इसको हम थ्योरी ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट कह सकते हैं, थ्योरी ऑफ सोशल सेल्फ भी कह सकते हैं। दिस इज टू सेल्फ नो योर ओन आइडेंटिटी। ठीक है, इनको फादर ऑफ सिंबॉलिक इंट्रैक्शनलिज्म भी कहते हैं, G.H. मेड को। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि सिंबॉलिक इंट्रैक्शनलिज्म के फादर कौन है, दैट इज G.N. मेड। और इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है, आई एंड मी थ्योरी। आई मतलब मैं, मी मतलब मुझे, तो इस तरह के इनके एस्पेक्ट्स हैं। आई क्या होता है, एक्टिव पर्सन, और मी क्या होता है, एक सोशलाइज्ड एस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन। नेक्स्ट 15th थ्योरी है थ्योरी ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम, और ये किसने दी है, ब्रॉनफेरब्रेनर ने, थ्योरी ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम। इसको हम थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट भी कहते हैं। ये कहते हैं कि एक जो पर्सन है, एक चाइल्ड है, वो एक सेंटर पॉइंट है। ठीक है, एक सेंटर पॉइंट है, उसके अराउंड जो है लेवल्स होते हैं एनवायरनमेंट के। सबसे पहला लेवल क्या होता है, माइक्रो सिस्टम का, उसके बाद मीजो सिस्टम का, देन इज एक्सो सिस्टम, देन इज मैक्रो, एंड देन इज क्रोनो सिस्टम। ठीक है, तो जो चाइल्ड है बिल्कुल सेंटर में प्लेस्ड है और सभी सिस्टम्स के साथ वो घिरा हुआ है। जो उसके इमीडिएट एनवायरनमेंट है, डायरेक्ट कंट्रोल किसके पास है, होम, फैमिली। क्लियर, तो उसके जो रिलेशंस हैं विद अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पेरेंट्स के, टीचर्स के साथ किस तरह के रिलेशंस हैं, ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं एक पर्सन के सोशलाइज होने में। ये सोशलिज्म की जो थ्योरीज हैं कुछ मिक्स सी चल रही हैं। ठीक है, हेरिडिटी की भी हैं, सोशलाइजेशन की भी हैं। नेक्स्ट इज द 16th साइको सोशल थ्योरी गिवन बाय एरिक एरिक्सन ने साइको सोशल थ्योरी दी थी, और इन्होंने दी थी 8 स्टेजेस कौन सी थी, मैंने आपको शॉर्टकट भी करवाया था अगर आपने CDP की रेगुलर क्लासेस अटेंड की थी। TAI 3 देन IGE, ये शॉर्टकट इसका बताया था। T स्टैंड्स फॉर ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, देन A स्टैंड्स फॉर ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, देन I देखिए 3 बार आता है, यानी कि I टोटल 4 बार ही आता है। तो फर्स्ट इज इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, देन इज इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, देन इज आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, देन इज इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, एंड देन इज जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, एंड द फाइनल इज इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, इसको बोल देते हैं। तो ये जो है 8 स्टेजेस इन्होंने बताई हैं। तो ये आप इस तरह से इसका शॉर्टकट भी लर्न कर सकते हैं। इसमें बेसिकली है ना, जो 2nd, 5th और 6th स्टेज है उसमें से क्वेश्चंस आपको ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारी जो है थ्योरी इमोशनल इंटेलिजेंस की, ये हमने रिसेंटली भी की है, सेलोवे एंड मेयर ने ये इमोशनल इंटेलिजेंस की एबिलिटी मॉडल जो है इन्होंने वो बताया है। अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट थ्योरी इज द ऑल टाइम फेवरेट थ्योरी ऑफ CDP, दैट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी गिवन बाय जीन पियाजे। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे क्योंकि टॉपिक वास्ट है ये जीन पियाजे की थ्योरी का। देखिए, इस थ्योरी का नाम स्टेज थ्योरी भी है, इसको डेवलपमेंटल स्टेज थ्योरी भी कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है, हु हैज़ गिवन, मतलब स्टेज थ्योरी किसने दी है, तो वो किसने दी है, जीन पियाजे ने, क्योंकि इन्होंने डेवलपमेंट के बारे में क्या बताया कि ये स्टेजेस में होती हैं। थ्योरी पर बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जीन पियाजे ने बताया है हमें स्कीमा के बारे में, एसिमिलेशन के बारे में, एकोमोडेशन के बारे में। ठीक है, स्कीमा क्या होता है, किसी भी पर्सन के माइंड में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, ठीक है, वहीं से इन्फॉर्मेशन उठकर आती है, वहीं पे जाके स्टोर होती है, वो होता है हमारा स्कीमा। जहाँ से हम कोई भी चीज़ याद करने की कोशिश करते हैं तो हमारे स्कीमा से उठकर हमारे जो इमीडिएट मेमोरी होती है, जहाँ पे हम मेमोराइज करते हैं फिर बोल देते हैं वो चीज़ को, वहाँ से उठ के आती है।
एसिमिलेशन क्या होता है कि जब कोई भी बच्चा किसी भी नोन चीज़ को देखता है, थोड़ी बहुत उसमें चेंजेस हो सकते हैं, तो वो एज्यूम करता है कि ये वही चीज़ है। फॉर एग्जांपल बच्चे ने देखा डोंकी को, उसको पता है कि हॉर्स ऐसा दिखता है थोड़ा बहुत, है ना, उसने डोंकी को देखा तो समझ लिया कि ये हॉर्स है, लेकिन उसने क्या किया, दैट इज एसिमिलेशन, कि उसने सोचा कि शायद ये भी हॉर्स है, लेकिन फिर उसको बताया गया डिफरेंसेस कि ये हॉर्स नहीं है, ये डोंकी है। तो वो चीज़ क्या हुई, एक नई इंफॉर्मेशन उसके स्कीमा में ऐड हो गई, कोई नई डिफरेंट इंफॉर्मेशन स्कीमा में ऐड हो गई, जहां पर उसकी प्रेजेंट इंफॉर्मेशन में कुछ एडिटिंग हुई है, मॉडिफिकेशन की है, ठीक है। वो क्या होता है, एकोमोडेशन। बेसिकली एसिमिलेशन क्या होता है कि एज इट इज कोई चीज़ उठकर आपके माइंड में उसको ऐड कर दिया गया, कोई इंफॉर्मेशन को ऐड कर दिया, साथ में जोड़ दिया गया। लेकिन एकोमोडेशन क्या होता है कि आपको जो पता है उसको एडिट करके उसके बारे में कुछ नई जानकारी लिखना, कुछ और लिखना, मॉडिफाई करना, दैट इज एकोमोडेशन, ठीक है। तो जब एसिमिलेशन होती है, इसका एक वो होता है कि इसमें इक्विलिब्रियम स्टेज होती है और डिसइक्विलिब्रियम स्टेज होती है। अब हम बढ़ते हैं इसकी थ्योरी के साथ। जीन पियाजे बेसिकली क्या हैं, एक स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं और इनको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है। तो उस लेबोरेटरी में इन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए, वहाँ से इनकी क्यूरियोसिटी बढ़ी कि बच्चों के बारे में और ज़्यादा पता किया जाए, बच्चों के सोच किस तरह से डेवलप होती है, उस पर इन्होंने जो है अपनी रिसर्च वर्क एंड ऑल वो सब कुछ स्टार्ट कर दिया। और जीन पियाजे ने हमें दी हैं 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट इज सेंसरी मोटर स्टेज, जो होती है जन्म से लेकर 2 साल तक, ठीक है। आप बस सुनते जाओ, सारी चीज़ें आपकी रिवाइज होती जाएंगी, डिटेल आपको सब कुछ पता है, ठीक है। हम एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं इस चीज़ की। और फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे एक थम्स अप ज़रूर दिखाइए और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनकी भी जो है CDP की एक ही वीडियो में प्रॉपर जो है प्रिपरेशन हो जाए। तो देखिए, सबसे पहली स्टेज जो जीन पियाजे की है, दैट इज सेंसरी मोटर स्टेज, जन्म से लेके 2 साल तक, जहाँ पे बच्चा सेंसेस से सीखता है, लाइक बैठना सीखता है। इसको सेंसरी मोटर स्टेज क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चा मोटर एक्टिविटी ही सीखता है, बैठना, क्रॉल करना, ठीक है, जो ऐसे स्नेक की तरह क्रॉल करता करता बच्चा ज़मीन पर चलता रहता है। देन इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है, ऑब्जर्व एंड इमिटेट, ये सारे फीचर्स होते हैं इसके सेंसरी मोटर स्टेज के। बच्चा जो चीज़ें देखता है वैसे ही इमिटेट करता है, उसको नहीं पता होता कि टंग निकाली तो उसका मीनिंग क्या है, बच्चा भी टंग निकाल देगा, है ना। देन इज गोल डायरेक्टिव थिंकिंग, जिस डायरेक्शन में भी आप कोई भी चीज़ फेंकोगे बच्चा उधर को देखने लग जाएगा, ठीक है, इसको गोल डायरेक्टिव थिंकिंग कहते हैं। देन सेपरेशन एंग्जाइटी, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है कि सेपरेशन एंग्जाइटी बच्चे को किस एज में होती है, दैट इज इन सेंसरी मोटर स्टेज। जब बच्चा जन्म से लेके 2 साल तक की उम्र में होता है तब सेपरेशन एंग्जाइटी होती है। यहाँ पर बच्चा रिफ्लेक्स एक्शंस करता है, यानी कि एक्टिविटीज विदाउट थिंकिंग, एकदम से जो एक्शंस करता है, ठीक है, इसको कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। नेक्स्ट स्टेज नंबर 2 हमारे पास है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो होती है 2 से लेकर 7 साल तक हम कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बच्चे की अभी लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट नहीं होती, इसको प्री ऑपरेशनल इसीलिए कहते हैं कि यानी कि लॉजिकल थिंकिंग से पहले वाली जो स्टेज होती है। यहाँ पर बच्चा जो है ट्रांसडक्टिव रीजनिंग करना स्टार्ट करता है, यानी कि बेतुके सवाल, ये ऐसे क्यों है, ये इस तरह से क्यों है। यहाँ पे ईगो सेंट्रिज्म होती है बच्चे में, उसको लगता है कि मैं ही सेंटर पॉइंट हूँ, जैसा मैं सोचता हूँ सभी वैसे ही सोचते हैं। एनिमिज्म का जो फैक्ट है कि अगर किसी चीज़ से बच्चे को चोट लग जाती है तो हम उस चीज़ को हिट कर देते हैं कि तुमने बच्चे को मारा, टेबल ने बच्चे को मारा, उसको थप्पड़ मार देते हैं, बच्चा खुश हो जाता है। या फिर अपनी डॉल्स के साथ खेलता है, गर्ल्स डॉल्स के साथ खेलती है ना, उसको सजाती हैं, उसके हेयर कॉम कर दे, वो खुश हो जाती हैं, उनको लगता है कि वो चीज़ें शायद रियल हैं, क्लियर। तो एनिमिज्म होता है। देन इज इरिवर्सिबिलिटी, बच्चा घर से स्कूल का रास्ता उसको पता है, लेकिन स्कूल से वापस घर का रास्ता नहीं पता, इरिवर्सिबिलिटी, रिवर्स करना नहीं जानता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज सिंबॉलिज्म या फिर सेमायोटिक फंक्शन भी इसको कहते हैं, कि पिक्चर्स देखना, साइन देखना, सिंबल्स, ये चीज़ें देखकर वो पहचानने लग जाता है। एक चीज़ और है, कंजर्वेशन का फंडा होता है, जो बच्चे को डिफ़िकल्टी होती है, लाइक एक बीकर ले लिया जो थोड़ा ब्रॉड था, एक बीकर ले लिया जिसकी हाइट ज़्यादा थी, ठीक है, इसमें इतना पानी था, यही पानी पोर कर दिया इसमें, और उस बच्चों से पूछा गया कि किस में ज़्यादा पानी है, तो बच्चों ने बोला इसमें ज़्यादा पानी है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ लेवल देख लिया कि इसका लेवल ज़्यादा है, क्लियर। तो उन्होंने ये नहीं देखा कि इस बर्तन की जो ब्रॉडनेस है, चौड़ाई है, वो ज़्यादा है ना, तो उनको लगा कि ये पानी ज़्यादा, यानी कि कंजर्वेशन का फंडा उन्होंने नहीं आता।
विड्थ और हाइट ये सेम टाइम पर वो बच्चे कैलकुलेट नहीं कर पाते। क्लियर? तो यहाँ पर जो है मॉरल रियलिज्म होता है, एक टाइम पर एक ही चीज़ पर बच्चे फोकस करते थे, लाइक उन्होंने हाइट देख ली, विड्थ को इग्नोर कर दिया। क्लियर? इसके बाद हमारी जो थर्ड स्टेज होती है दैट इज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो होती है 7 से 11 साल तक। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे, कंक्रीट का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें नहीं, जो चीज़ों को हम सामने देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चों को 3D शेप्स पढ़ाना है तो बच्चों को बॉल्स दिखाना, उनको प्रॉपर कोई चीज़ें दिखाना जो 3 डायमेंशनल शेप्स हो, बच्चे उनको देखकर ज़्यादा बेटर सीख सकते हैं। एजम्पशंस नहीं कर सकते वो, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अभी नहीं कर सकते वो, ठीक है। डिसेंटरिंग का फंडा होता है यहाँ पर, कांट सी डिफरेंसेस बिटवीन सेल्फ एंड द अदर्स। लेकिन जो कंजर्वेशन की बात मैंने आपको बताई थी, यहाँ पर थर्ड स्टेज में बच्चे कंजर्वेशन का फंडा जो है वो सीख जाते हैं। क्लियर? क्लासीफाई करना सीख जाते हैं कि कौन सी शेप्स जो हैं वो 2 डायमेंशन के अंदर आएंगी, कौन सी 3 डायमेंशनल के अंदर आएंगी, ये एक स्क्वायर है, ये एक रेक्टेंगल है, सभी चीज़ों को बेहतर तरीके से सीख जाते हैं। किस स्टेज में? स्टेज 3 में, दैट इज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। देन द फोर्थ स्टेज इन दिस इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो होती है 11 साल के ऊपर, 11 से ऊपर। क्लियर? यहाँ पे बच्चों की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट होती है, मेंटल एक्टिविटीज़ में लॉजिकल थिंकिंग, साइंटिफिक एटीट्यूड इनका स्टार्ट हो जाता है। इसमें एक मेन पॉइंट होता है हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग। इस पर बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं कि ये कौन से स्टेज में होता है। इसको हम एडोलसेंट स्टेज भी बोलते हैं। एडोलसेंट ईगोसेंट्रिज्म होता है इसमें, कि बच्चे खुद को लेकर ना कॉन्शियस होते हैं, लाइक मिरर के आगे बार बार खड़े होना कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरा हेयर स्टाइल कैसा है, ड्रेसिंग सेंस कैसी है। तो एडोलसेंट ईगोसेंट्रिज्म इसको बोलते हैं। क्लियर? और हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, काल्पनिक रीजनिंग जहाँ पर होती है, यहाँ पर बच्चे वो कर सकते हैं। वर्बल रीजनिंग यहाँ पर कर सकते हैं। क्लियर होगी जीन पियाजे की जो कंप्लीट कॉग्निटिव थ्योरी है। नेक्स्ट हमारे पास अनदर फेवरेट एंड मोस्ट क्वेश्चंस जो इसमें इन 2 थ्योरीज में से आप कह लो क्वेश्चंस देखने को मिलते ही मिलते हैं। वाइगॉस्की जी ने हमें थ्योरी दी है सोशियो कल्चरल थ्योरी। अब देखिए जो जीन पियाजे है ना, ये एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। ये बिलीव करते हैं कि आपकी इंटरेक्शन कोई ज़रूरी नहीं है, कोई सोसाइटी की ज़रूरत नहीं है, बच्चा खुद से डेवलप कर सकता है। लेकिन वाइगॉस्की क्या कहते हैं कि माना कि बच्चा खुद से डेवलप कर सकता है, लेकिन उसको सोसाइटी की ज़रूरत है ताकि वो बेहतर तरीके से अपने माइंड को डेवलप कर सके, यानी कि इंटरेक्शन विद सोसाइटी इज इम्पॉर्टेंट। ले वाइगॉस्की ये कहते हैं कि सोसाइटी है, जो कल्चर है और जो बच्चे की लैंग्वेज है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं बच्चे की डेवलपमेंट के लिए। अब इन्होंने चीज़ें बताई हैं हमें, लाइक स्कैफोल्डिंग है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। इसके बारे में इन्होंने बताया कि एक बंदे का कोई मेंटल लेवल है, ठीक है, कोई किसी की हेल्प के बिना वो जो काम कर सकता है, ठीक है, वो ये वाली लाइन है। फिर टीचर्स उनको हेल्प कर देते हैं और बच्चे की जो नॉलेज है ना वो इंक्रीज हो जाती है और वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक काम कर पाता है, यानी कि वो ये वाला लेवल है। एक लेवल है कि उसको हेल्प करी जाओ कुछ करी जाओ, लेकिन ऐसी चीज़ होती है जो वो कर नहीं सकता किसी भी हेल्प के साथ भी, वो ये वाला लेवल है। क्लियर? तो जो ये वाला एरिया है ना, जो बच्चा काम कर सकता है विदाउट हेल्प एंड विद हेल्प, इस दोनों के बीच में जो एरिया है इसको हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्लियर? और जो हेल्प बच्चे को प्रोवाइड की जाती है उसको क्या बोलते हैं? उस टर्म को बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। ये है एक्चुअल डेवलपमेंट बच्चे की, ठीक है, और ये है पोटेंशियल लेवल कि बच्चा विद हेल्प कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। लेकिन अगर आप बोल दो कि क्लास में बैठे बैठे आप बच्चे को पायलट बनने की ट्रेनिंग दे दोगे, क्या वो एरोप्लेन उड़ा लेगा? यानी कि ये वो वाला लेवल है जो बच्चे, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि विद हेल्प भी वो नहीं की जा सकती। अब जो पर्सन आपको हेल्प कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं? MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। वो आपके टीचर हो सकते हैं, आपके सीनियर्स हो सकते हैं, या फिर जो भी आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको चीज़ें सिखा रहे हैं, आपका पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, ये है जो ले वाइगॉस्की की थ्योरी है। क्लियर? इसमें से भी देखिए ZPD में से क्वेश्चंस डेफिनेटली आता है, MKO के ऊपर, मोर नॉलेजेबल अदर के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। देखो बच्चे, ये जो सारी थ्योरीज है ना, डिटेल में मैं आपको करवा चुकी हूँ। आपको चैनल की प्लेलिस्ट में ये सारी की सारी थ्योरीज मिल जाएंगी। क्लियर? चाहे आप PS टेट का पेपर दे रहे हो, वैसे 30 अप्रैल को ये पेपर होने वाला है आपका, उसके लिए मैं स्पेसिफिकली ये बना रही हूँ। लेकिन आप अगर CTET का पेपर भी दे रहे हो या फिर किसी भी स्टेट का पेपर का आपका टीचिंग का पेपर है, तो ये सारी की सारी थ्योरीज आपके सिलेबस में है।
क्लियर, तो ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट इज द मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी गिवन बाय लॉरेंस कोलबर्ग। अब जो कोलबर्ग साहब हैं इन्होंने हमें दी थी मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। बेसिकली जो कोलबर्ग है ना, लॉरेंस कोलबर्ग, ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। ये जीन पियाजे से ही इंस्पायर्ड हैं, लेकिन ये बच्चों की कॉग्निटिव की बजाय देखना चाहते हैं कि बच्चों की जो मॉरल रीजनिंग है किसी भी चीज़ में, वो सही और गलत की पहचान किस तरह से करते हैं। इसलिए उन्होंने ये जो थ्योरी दी है मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, इसमें एक वर्ड यूज होता है डिलेमा, यानी कि दुविधा में फंस जाता है बच्चा दो सिचुएशंस में, तो उसका मॉरल वैल्यूज, मॉरल लेवल डिसाइड करता है कि वो कौन सी चीज़ को चुनेगा, चूज करेगा। तो इन्होंने हमें दिए हैं 3 लेवल्स, जिसमें फर्दर 2-2 स्टेजेस हैं, यानी कि इन ऑल 6 स्टेजेस हैं, या फिर आप 3 लेवल्स कह लो, 3 लेवल्स में फर्दर 2-2 स्टेजेस हैं। सबसे पहला जो लेवल है उसमें 2 स्टेजेस हैं। फर्स्ट लेवल इज द प्री कन्वेंशनल मोरालिटी लेवल, और स्टेज 1 है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, और उसमें जो सेकंड स्टेज है दैट इज इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, या फिर इसको सेल्फ रिवॉर्ड ओरिएंटेशन भी कहते हैं। लेवल 2 को कहते हैं कन्वेंशनल लेवल, ठीक है, जो होता है एडोलसेंस पीरियड का होता है कन्वेंशनल लेवल। इसमें स्टेज 3 जो है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप या फिर गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन होती है, ठीक है। स्टेज 4 में होता है सोशल ऑर्डर और लीगल ओरिएंटेशन। देन फाइनली जो लेवल 3 है दैट इज पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, ये पोस्ट एडोलसेंस का जो स्टेज होती है वो वाली होती है। देन इसमें लेवल है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, एंड द फाइनल स्टेज इज यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज, जहाँ पे बच्चा ह्यूमैनिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। क्लियर। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी गिवन बाय जेरोम ब्रूनर। अब जैसे कि जीन पियाजे हैं, वाइगॉस्की हैं, उसी तरह से जेरोम ब्रूनर भी क्या है, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म में बिलीव करते हैं। इनकी भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है। ये भी बिलीव करते हैं कि बच्चा खुद करके सीखे, यानी कि बच्चे का साइंटिफिक एटीट्यूड हो, लर्निंग बाय डूइंग, जिसको हम कहते हैं डिस्कवरी लर्निंग से बच्चा सीखे। और जो स्कैफोल्डिंग की बात हमने वाइगॉस्की की थ्योरी में की थी, उसके लिए जो सबसे पहली बार स्कैफोल्डिंग की टर्म यूज़ की थी वो किसने की थी, जेरोम ब्रूनर ने। क्लियर। इन्होंने हमें 3 स्टेजेस ऑफ लर्निंग दी हैं। स्पाइरल करिकुलम के बारे में जेरोम ब्रूनर ने बात की है। तो जो 3 स्टेजेस हैं, फर्स्ट स्टेज इन्होंने दी है दैट इज इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन, जो एक्शन बेस्ड स्टेज है, ठीक है। 1 साल तक का, जन्म से लेकर 1 साल तक के बच्चे की ये स्टेज होती है। देन सेकंड स्टेज इज आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पे बच्चा इमेजेस को देखकर सीखता है, 1 से लेकर 6 साल तक। तो उसके बाद है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन स्टेज, जो थर्ड स्टेज है। और देखिए इसी सीक्वेंस में आपको याद करनी है। मैंने आपको क्या बताया था, इसको याद करने का क्या फंडा है, ई पहले आएगा अल्फाबेट्स में, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, सबसे पहले इनएक्टिव, देन आइकॉनिक, देन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो इसी सीक्वेंस में आपने इसको याद करना है। जनरली पेपर में जो क्वेश्चंस देखे गए हैं इसके सीक्वेंस पर पूछे जाते हैं। तो 6 इयर्स प्लस की जो स्टेज होती है दैट इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जो होती है लैंग्वेज बेस्ड पर। देन नेक्स्ट इज द सोशल लर्निंग थ्योरी गिवन बाय पंडूरा। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था एक बोबो डॉल पर, ठीक है। और ये कहते क्या है बेसिकली कि हमारी जो भी थिंकिंग होती है, हम किस तरह से अपना बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं, वो किस पर डिपेंड करता है कि हमारा क्या एनवायरनमेंट है, हमारा घर का एनवायरनमेंट है, हमारा सराउंडिंग एनवायरनमेंट है। यानी कि इसमें बात करते हैं ये रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म के बारे में, कि जो चीज़ हमारे सामने, हम जिस वातावरण में, एनवायरनमेंट में रहते हैं, वो हमारी नेचर में, हमारे बिहेवियर में वो चीज़ रिफ्लेक्ट करती है। इसमें इन्होंने बात की है 3 चीज़ों के बारे में, दैट इज ऑब्जर्व, इमिटेट एंड देन मॉडलिंग। हम ऑब्जर्व करते हैं अपनी सराउंडिंग्स को, हमारे आसपास किस तरह का बिहेवियर है, किस तरह का एनवायरनमेंट है। अगर वो पॉजिटिव है तो हमारे ऊपर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर वो नेगेटिव है तो हमारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। इमिटेट करेंगे बच्चे, जो चीज़ देखते हैं उसी को तो कॉपी करते हैं। देन बच्चे जो युवावस्था में जाते हैं, एडोलसेंस एज में जाते हैं, तो हम अपने अपने मॉडल्स एज्यूम कर लेते हैं। कोई टीचर बनना चाहता है, ठीक है, अपने टीचर्स को रोल मॉडल समझ लेता है। कोई फिल्म स्टार से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है तो उनका जो लिविंग स्टाइल है, जो ड्रेसिंग सेंस है, वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, और इसको वाइकेरियस लर्निंग भी कहा जाता है।
अब इसमें 4 पॉइंट्स हमारे सामने मेन आते हैं। फर्स्ट इज अटेंशन, देन सेकंड इज रिटेंशन, थर्ड इज रिप्रोडक्शन एंड फोर्थ इज मोटिवेशन। यानी कि सबसे पहले अटेंशन की जो चीज़ आप सीखना चाहते हैं पहले उसको देखेंगे किस तरह से वो चीज़ होती है, चाहे वो डांस है, चाहे वो मैथ के सम्स हैं, व्हाट्सोएवर थिंग, आप पहले उस चीज़ को देखेंगे, समझेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। क्लियर। देन इज सेकंड इज रिटेंशन की क्या आप उस चीज़ को याद रख सकते हैं, कुछ मेमोराइज रख सकते हैं। देन द थर्ड इज रिप्रोडक्शन या फिर प्रोडक्शन की जो चीज़ आपने देखी उसको आप अपने दिमाग में रखा, फिर उसको आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप डांस सीख रहे हैं तो क्या आप वो स्टेप्स कर सकते हैं, अगर आपके माइंड में रहे वो मेमोराइज आप उसको कर पाए तभी तो वो अप्लाई करेंगे ना। देन फाइनल इज द मोटिवेशन। अब देखिए मोटिवेशन में क्या है कि जो चीज़ आप कर रहे हैं अगर तो आपको उसके लिए पॉजिटिवली मोटिवेट हो रहा है, क्लियर, तो आप उस चीज़ की तरफ और ज़्यादा बढ़ेंगे। अगर आपको उसका नेगेटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है तो आप मोटिवेट कैसे होंगे। क्लियर। तो ये जो सोशल लर्निंग थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है गिवन बाय बंडूरा। देन इज द ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, इसको हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं और ये किसने दी है, BF स्किनर ने। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था रैट पर और रैट को रखा था स्किनर बॉक्स के अंदर। ठीक है, ये मेथड जो है बेसिकली यूज़ होता है फॉर रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट क्यों, ताकि बिहेवियर में चेंजेस ला सके। ठीक है, तो ये क्या है, बिहेवियरिस्ट हैं। चाहे हम स्किनर की बात कर लें, पेवलॉव की बात कर लें, तो ये बिहेवियरिज्म स्कूल से बिलोंग करते हैं। ऐसे नहीं है कि कोई स्पेशल स्कूल है, ये स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है, बिहेवियरिज्म। देन अब देखिए इसमें इन्होंने रैट पर एक्सपेरिमेंट किया कि अगर वो रेड बटन को प्रेस करते हैं तो रैट को करंट लगेगा, लेकिन अगर वो लीवर को प्रेस कर देता है तो उसको फूड मिल जाएगा। तो यहाँ पर री-इन्फोर्समेंट होती है, किस लिए, ताकि वो रिपीट कर सके हैं बिहेवियर को। और पनिशमेंट मिलती है, पनिशमेंट कब मिली, जब उसने रेड बटन को प्रेस किया, टू स्टॉप बिहेवियर। अब घर में भी हम देखते हैं बच्चों को जिन बातों से हम डांटेंगे वो कम करेंगे, उसको पता है कि अगर मैंने ये किया तो डांट पड़ेगी, नेगेटिव यानी कि पनिशमेंट मिलेगी तो वो बिहेवियर स्टॉप करेंगे। री-इन्फोर्समेंट, अगर हम मोटिवेट करते हैं, बच्चे के अच्छे मार्क्स आए, हम उनको मोटिवेट करते हैं, चॉकलेट दिला दी या फिर कोई मूवी दिखाने ले गए, है ना, किसी भी तरह की मोटिवेशन होती है तो बच्चे वो बिहेवियर को रिपीट करने की कोशिश करेंगे। तो ये बेसिक फंडा होता है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का। नेक्स्ट है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी गिवन बाय आइवन पेवलॉव और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था डॉग पर। इन्होंने 3 स्टेजेस दी थी। फर्स्ट इज बिफोर कंडीशनिंग, ठीक है, और देन सेकंड इज ड्यूरिंग कंडीशनिंग एंड थर्ड इज आफ्टर कंडीशनिंग। सबसे पहले इन्होंने एक अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी कि फूड दिखाया डॉग को, तो उसने सलाइवा निकाला, ठीक है, सलाइवेशन हुई। तो अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या हुआ कि उन्होंने फिर बेल बजाई, कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। लेकिन जब कंडीशनिंग के थ्रू बेल बजाई और फूड दिखाया तो सलाइवेशन हुआ, तो डॉग को पता लगा कि अगर बेल बजाई इट मीन्स क्या होता है कि मुझे फूड मिल रहा है, तो उसने सलाइवेशन दिखाई। तो कंडीशनल रिस्पॉन्स क्या हुआ कि जब भी बेल बजती है तभी सलाइवेशन होता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको स्टूडेंट्स के साथ भी दे सकती हूँ। जैसे कि रिसेस टाइम होता है बच्चों का स्कूल में, है ना, रिसेस की घंटी बजती है और बच्चों को ना टिफिन की खुशबू आने लग जाती है। क्लियर। तो ऐसे तो नहीं कि उनके सामने खाने के डब्बे खोल के रख दिए, लेकिन वो घंटी बजते ही उनको पता है कि रिसेस ब्रेक हो गई, अब हम अपना खाना खाएंगे, टिफिन में जो भी लेकर आए हैं। क्लियर। तो ये क्या हो गया, कंडीशन रिस्पॉन्स की बेल बजने पर जो है डॉग ने सलाइवेशन दिखाई थी। तो दिस इज द कंडीशनिंग थ्योरी गिवन बाय पेवलॉव। नेक्स्ट इज गेस्टाल्ट लर्निंग थ्योरी बाय वोल्फगैंग कोहलर। गेस्टाल्ट लर्निंग थ्योरी को जो है इनसाइट लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। और एक चीज़ और, जो गेस्टाल्ट लर्निंग है ये प्रपाउंड किसने की थी टर्म, मैक्स वर्दमेयर ने, ठीक है, वर्दमेयर ने की थी। आप इसकी ऑप्शन अगर आपको आ जाए, कोलर मत लगा के आना, इन्होंने थ्योरी दी थी। लेकिन गेस्टाल्ट लर्निंग जो टर्म है इनको किसने प्रपाउंड किया था, किसने इसको प्रपाउंड किया था, मैक्स वर्दमेयर ने। क्लियर। अब इस थ्योरी में क्या कहते हैं, गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है कि एज अ होल, टुकड़ों में नहीं बल्कि एज अ होल। क्लियर। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कोलर ने मंकीज पर, चिंपैंजीज पर। इनका जो फेमस एक्सपेरिमेंट है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था एक चिंपैंजी पर, एक भूखे चिंपैंजी पर जिसका नाम सुल्तान था, ठीक है। तो इसकी बेसिकली जो फीचर्स हैं इस थ्योरी के, इनसाइट लर्निंग थ्योरी के, कि ये ट्रायल एंड एरर मेथड पर बिलीव नहीं करते। ये कहते हैं कि जो भी आप सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं वो सडन होना चाहिए, सडन ग्रास्पिंग ऑफ सॉल्यूशंस। एकदम से आपके माइंड में जो सॉल्यूशन आता है, ठीक है, हम कहते हैं हम प्रॉब्लम में स्टक होते हैं, सोचते रहते हैं, एकदम से हमारे दिमाग में आया, वो सॉल्यूशन पर ये बिलीव करते हैं, उस लर्निंग पर ये बिलीव करते हैं।
दैट इज एबिलिटी टू विजुअलाइज प्रॉब्लम्स एंड द सॉल्यूशंस इंटरनली, अपने ध्यान में ही सोचते सोचते हम कि चीज़ों के सॉल्यूशन की तरफ पहुंचे। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरी नंबर 26 दैट इज ट्रायल एंड एरर थ्योरी गिवन बाय E.L. थॉर्नडाइक। अब देखिए जो E.L. थॉर्नडाइक हैं, थॉर्नडाइक ने हमें 3 लॉज ऑफ लर्निंग भी दिए थे। फर्स्ट इज लॉ ऑफ रेडीनेस, देन इज लॉ ऑफ इफेक्ट एंड देन इज द लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी बेसिकली मल्टीपल ट्रायल्स करके बंदा गलतियां करके फिर सीखता है कि कौन सा ट्रायल हमारा सक्सेसफुल होता है। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, एक कैट पर। एक कैट को पजल बॉक्स में बंद कर दिया इन्होंने। तो स्टिमुलस क्या था, इनके सामने, कैट के सामने एक ट्रांसपेरेंट सा बॉक्स था, उसके सामने एक फिश रख दी एक कंटेनर में। ठीक है, उसको फिश नजर आ रही है यहाँ से, लेकिन वो इस बॉक्स में बंद है कैट। ठीक है, तो उसके सामने स्टिमुलस क्या था, फिश था, लेकिन उसने ट्रायल क्या करना था, वो कोशिश करी थी कि मैं इस बॉक्स से बाहर निकलूं और वो फिश खा लूं। लेकिन सिर्फ एक ही ट्रायल ऐसा था कि अगर वो रेड लिवर को जो है स्ट्रिंग पुल करती है उसका, तो उसका दरवाज़ा खुलेगा। तो गलतियां कर करके उसको पता लगा कि जब मैं इस स्ट्रिंग को खींचती हूँ ये डोर ओपन होता है। तो इट मीन्स कौन सा ट्रायल सक्सेसफुल है, जब वो इस स्ट्रिंग को खींचती है। ठीक है, तो ये है ट्रायल एंड एरर थ्योरी गिवन बाय थॉर्नडाइक। अब हम बढ़ते हैं आगे। नाउ नेक्स्ट वी विल सी द थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। तो हमारे पास सबसे पहली जो है दैट इज इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन गिवन बाय विलियम मैकडूगल। तो देखिए ये क्या कहते हैं कि हर पर्सन में एक नेचुरल टेंडेंसी होती है जो उसको सर्वाइव करने के लिए हेल्प करती है। एक डिग्री होती है हमारे अंदर किसी भी चीज़ को करने की, हमारा कितना इंटरेस्ट है, किस तरह से कितनी इंपॉर्टेंस हम किसी चीज़ को देते हैं, वो इंस्टिंक्ट जो है हर पर्सन के अंदर होता है। तो ये कहते हैं कि हर पर्सन में 14 इंस्टिंक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो उनकी जो डिग्री है इंस्टिंक्ट की वो ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। क्लियर, तो 3 मेन एलिमेंट्स होते हैं इसमें, परसेप्शन, इमोशन एंड बिहेवियर। परसेप्शन मीन्स किस तरह से हम चीज़ों को परसीव करते हैं, क्या सोचते हैं, ये रिलेटेड है हमारे कॉग्निटिव एस्पेक्ट के साथ। ठीक है, इमोशन रिलेटेड है हमारे अफेक्टिव डोमेन के साथ। जैसे हमने ब्लूम्स टेक्सोनॉमी अगर आपको याद हो तो वहाँ पे हम करते होते हैं ना, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, देन इज द कॉग्निटिव इफेक्ट जो हमें बिहेवियर में शो होगा। बिहेवियर मीन्स जब हम एक्चुअली इम्प्लीमेंट करते हैं, जो हमारी सोच है, हमारे इमोशंस को मिक्स करके हम इम्प्लीमेंट करते हैं, हमारा बिहेवियर शो होता है पर्सन्स के सामने, सोसाइटी के सामने। ठीक है, तो वो क्या हो गया हमारा डूइंग, यानी कि कॉग्निटिव, जो हम एग्जिबिट करते हैं अपना रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए क्या है कि साइकोफिजिकल ऑर्गेनिज्म मॉडिफाइज विद एक्सपीरियंस। अब ऐसे तो नहीं है कि हम हमेशा सेम रहते हैं, इट मीन्स कि विद द एक्सपीरियंसेस हमारे जो थिंकिंग है वो चेंज होती है, हमारे इमोशंस चेंज होते हैं। जितने जितने स्ट्रगल बंदा लाइफ में करता जाता है उतना वो इंटरनली हार्ड हो जाता है। कुछ लोग हार्ड हो जाते हैं, कुछ बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस किसी का लूज हो जाता है। तो डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशंस, अपॉन द सर्कमस्टांसेस एंड हाउ यू परसीव थिंग्स, इस पर डिपेंड करता है। तो प्राइमरी इमोशंस जो मैकडूगल ने बताए हैं वो हैं फियर, डिस्गस्ट, एंगर, सब्जेक्शन, इलेशन एंड टेंडरनेस। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी जो दी है क्लार्क हॉल ने। ये कहते हैं कि हर पर्सन के अंदर एक प्राइमरी मोटिवेशन होता है। देखिए सबसे पहले मोटिवेशन ना 2 तरह की होती है, एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, जो हमें कोई ना कोई काम करने के लिए मोटिवेट करती है। अब वो बाहरी फैक्टर्स भी हो सकते हैं, हमारे इंटरनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं कि हमारी सेटिस्फैक्शन होती है कोई काम करके, वो इंटरनल हो गया। लेकिन हमें किसी चीज़ का लालच हो, चाहे वो मनी का हो या फिर कोई प्राइज़ का हो, कोई अप्रेजल का हो, ठीक है, किसी तरह का, तो वो क्या हो गया, सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए। अब देखिए प्राइमरी मोटिवेशन बिहाइंड ऑल ह्यूमन बीइंग्स इज टू रिड्यूस ड्राइव, इसीलिए इस थ्योरी को क्या कहते हैं, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, हमारी फिजिकल या फिर बायोलॉजिकल जो नीड्स हैं, ठीक है, वो क्या है, हमारे लिए ड्राइव है कि हमने ये काम करना है, हमें ये चाहिए, ठीक है, वो चीज़ पाने तक का जो रास्ता होता है उसको हम रिड्यूस करना चाहते हैं कि हमारे अंदर जो जद्दोजहद चल रही है या फिर जो भी हम अनस्टेबल हुए पड़े हैं उसको रिड्यूस कैसे करेंगे, जब हम उसकी तरफ कदम बढ़ाएंगे। तो ड्राइव क्या होती है, बेसिकली अ स्टेट ऑफ एरोजल और डिसकंफर्ट ट्रिगर्ड बाय अ पर्सन्स फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम देखते हैं ध्यान से। फर्स्ट क्या होता है इसमें, लैक ऑफ होम्योस्टैटिस, यानी कि हम रेस्टलेस फील करते हैं, हमें कुछ चाहिए। फॉर एग्जांपल आप पीएस टेट का अपना पेपर क्लियर करना चाहते हो, ठीक है, तो आप देखोगे सबसे पहले कि आपकी नीड है कि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आप पीएस टेट का पेपर क्लियर करना चाहते हो,
फिर आपकी नीड क्या हो गई, आपने देखा कि इसके लिए तो हमें जॉब के लिए पीएसटेट का पेपर क्लियर करना है, तो फिर आप देखोगे कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स रखने हैं, क्या सिलेबस है। नीड आपकी क्या है कि आपका पेपर क्लियर होना चाहिए। देन ड्राइव, आपकी ड्राइव क्या होगी कि आप ढूंढेंगे कहाँ से हम इसकी प्रिपरेशन करें। क्लियर, कहाँ से प्रिपरेशन करें, आपको पता लग गया कि ये कंटेंट यहाँ पे अच्छा पड़ा है। फॉर एग्जांपल आपने मेरे चैनल से ही स्टडी किया या फिर जो भी बच्चे यहाँ से पढ़ रहे हैं, आपने देखा कि हमें यहाँ से समझ में आ रहा है, तो फिर आपने क्या किया, मोटिवेशन टू एक्ट। तो फिर आपने यहाँ से स्टडी करनी अपनी स्टार्ट कर दी, स्टडी स्टार्ट कर दी। तो 30 अप्रैल की आपकी डेट आ गई, पेपर की डेट आ गई, आपने पेपर दे दिया और फिर आपका जो रिजल्ट आया आप लोग पास हो गए। मीन्स यू हैव रीच्ड द स्टेट ऑफ होम्योस्टैटिस। ठीक है, आई एम फीलिंग हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। यहाँ पे तो रनिंग की बात की हुई है, लेकिन आपका रिजल्ट अच्छा आ गया, आप पास हो चुके हैं, तो इसके बाद जो प्रोसीजर रहता है जॉब के लिए वो आप अटेन कर सकते हैं। इट मीन्स हर चीज़ के लिए हमारे माइंड में एक ड्राइव रहता है। अगर हमें भूख लगी है या फिर भूख किसी चीज़ की लगी है, भैया पिज़्ज़ा की भूख लगी है ना, लगती है ना, कई बार बर्गर की भूख लगती है, कई बार पिज़्ज़ा की भूख लगती है, और कुछ नहीं चाहिए, बस पिज़्ज़ा ही खाना है। तो वो क्या होता है कि जब तक हमें मिल नहीं ना जाता, फिर हम कहते हैं अब मिली है शांति, जब हमने पिज़्ज़ा खा लिया। इट मीन्स ये बिल्कुल छोटी से लेकर बड़ी एग्जाम्पल तक आप ले सकते हो। एक पिज़्ज़ा खाने से लेकर एक गवर्नमेंट जॉब पाने तक की एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हो कि लैक ऑफ होम्योस्टैटिस से लेकर जब आप नीड के थ्रू होकर गुजरते हो, ड्राइव होती है आपकी, मोटिवेशन टू एक्ट होता है, फिर आप स्टेट ऑफ होम्योस्टैसिस तक पहुंच जाते हो। जब आपकी जो नीड थी, आपकी जो स्टार्टिंग में हम कहते हैं जिस चीज़ के कारण आप रेस्टलेस हो रहे थे, वो चीज़ आपको अटेन हो गई है। फाइनली यू आर सेटिस्फाइड एंड हैप्पी नाउ। क्लियर हो गई ये थ्योरी बच्चा। नेक्स्ट है हमारे पास अब्राहम मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स की थ्योरी, यानी कि हायरार्की। हायरार्की मीन्स एक ऐसा स्ट्रक्चर जो फ्रॉम टॉप टू बॉटम हम बोल दें या फिर बॉटम टू टॉप। ठीक है, एक पेरेंट नोड, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव ऑन करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है। क्लियर, तो सबसे पहले देखिए क्या होती है, एक पर्सन की फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं। इसमें फिजियोलॉजिकल नीड्स मीन्स जो हम कहते हैं हमारी बेसिक नीड्स हैं, लाइक हमें सांस लेना ज़रूरी है जिंदा रहने के लिए, खाना ज़रूरी है, वाटर ज़रूरी है, शेल्टर, क्लोथिंग, सोना ज़रूरी है। ठीक है, ये हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स आ गई। देन उसका लेवल अप हम जाएंगे तो हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कि हमारी हेल्थ इश्यूज़ कैसे हैं, क्या हम एम्प्लॉयड हैं, हमारे पास अच्छी प्रॉपर्टी है, हमारी फैमिली कैसी है, सोशली क्या हम एबल हैं, हम स्टेबल हैं। ठीक है, देन कम्स द लव एंड बिलोंगिंग कि हमारा सोशल सर्कल क्या है, हमारे फ्रेंड्स कैसे हैं, फैमिली के साथ हमारी इंटीमेसी कहती है, अपने स्पाउस के साथ हमारी कैसी इंटीमेसी है। ठीक है, कितना कनेक्शन हम बना पाते हैं अपने पार्टनर के साथ, तो वो हमें क्या देती है, सेटिस्फैक्शन देती है। ये हमारी हायरार्की ऑफ नीड्स है। सबसे पहले हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स कंप्लीट होनी चाहिए, फिर दूसरे लेवल तक हम सोचते हैं कि हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का क्या, जब हमें वो मिल जाए फिर हम सोचते हैं हमारे लव एंड बिलोंगिंग का क्या। ठीक है, देखो बंदे की जो आशाएं हैं हम कहते हैं कहीं सीमित नहीं रहती हैं, लेकिन वो बढ़ती जाती हैं जब तक कि हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो इसकी टॉप मोस्ट लेवल है जहाँ तक बहुत कम लोग पहुँचते हैं। ठीक है, फोर्थ स्टेज में है इसके सेल्फ एस्टीम, जहाँ पे हम सोचते हैं कि हमारा सेल्फ कहाँ है, हम कहाँ हैं, हमारी क्या आइडेंटिटी है। ठीक है, हमारा कॉन्फिडेंस होता है हमने क्या अचीव किया है, किस पोजीशन पर हम बैठे हैं। ठीक है, हम दूसरों को रिस्पेक्ट करें, हमारी खुद की आइडेंटिटी हो। जैसे कि किसी पर्सन का हम नाम ले, जैसे अमिताभ बच्चन जी का अगर हम नाम ले, तो पता है कि सभी एक ही पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, क्या आइडेंटिटी है बंदे की। देन फाइनल इज द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और यहाँ तक बहुत कम लोग पहुँचते हैं, जो सोचते हैं कि अपना भला हो ना हो लेकिन हमने दूसरों का भला देखना है, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हमारी मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं। क्लियर, इन हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करना, कोई हमारी बुराई करो उसको इग्नोर करो। ठीक है, गुस्सा ना करना, सारी चीज़ें जो हम कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, जो मेन कंसेप्ट होता है जिस चीज़ का, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और यहाँ तक बहुत कम लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लेवल तक जो है पहुंच पाते हैं अपनी नीड्स को। क्लियर, थोड़ा शॉर्ट में हम ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, अगर आप इस चीज़ को डिटेल में देखना चाहते हैं तो सारी वीडियोस आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आप वहाँ पर भी इसको चेक कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ द लर्नड नीड थ्योरी, या फिर इसको थ्योरी ऑफ नीड्स भी कहते हैं, अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी भी कहते हैं, और ये दी है मैक्लेलैंड ने। ठीक है, इन्होंने 3 चीज़ों के बारे में जिक्र किया है, नीड फॉर अचीवमेंट,
नीड ऑफ पावर देन नीड ऑफ एफिलिएशन। अब देखिए जैसे हमने इंस्टिंक्ट में भी बात किया था कि हर पर्सन के अंदर वो चीज़ होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो किस हद तक किसी चीज़ को प्रायोरिटी देता है। किसी बंदे को ज़्यादा नीड होगी पावर की, पोजीशन की, किसी बंदे को नीड होगी अचीवमेंट की, ठीक है, वो हमारी खुद की होती है कि हम कितना इंपॉर्टेंस देते हैं किसी चीज़ को। और किसी पर्सन को जो नीड है वो एफिलिएशन की हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं NACH means need for achievement, NAFF means need for affiliation, POW means need for power। क्लियर? तो ये थोड़ा सा टेबल भी आपको नजर आ रहा है, इससे थोड़ा आपको और ज़्यादा ये क्लैरिफाई हो जाएगा। वैसे मैं बोल रही हूँ कि अगर आप डिटेल में देखना चाहें, लेकिन यहाँ पर भी शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको कंप्लीट जो थ्योरीज हैं उनका बहुत अच्छे तरीके से ओवरव्यू करा दिया है। अगर आपने ये सारी वीडियो ध्यान से सुनी है ना, तो फिर आप इन थ्योरीज में से जो भी MCQs आएंगे वो आप डेफिनेटली अटेम्प्ट कर पाएंगे करेक्ट ऑर्डर में। क्लियर? नेक्स्ट देखिए हमारे पास है गोल ओरिएंटेशन थ्योरी गिवन बाय एडविन लॉक। ये आप नेम ही याद कर सकते हैं, ये इसमें इतना कुछ नहीं है। जो हमारी फाइनल थ्योरी ऑफ दिस सेशन दैट इज साइको एनालिटिक थ्योरी गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ठीक है। लाइक द जीन पियाजे थ्योरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है और इसमें से भी क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलता है। तो देखिए इन्होंने 3 मेन कंसेप्ट्स बताए हैं और 5 जो हैं स्टेजेस बताई हैं, तो वो हम डिस्कस करते हैं अब। तो देखिए 3 मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, इड, ईगो एंड सुपर ईगो के बारे में। अब इद क्या होता है? एक अनकॉन्शियस माइंड होता है, बेपरवाह दिमाग जिसको हम कहते हैं कि वो कुछ भी कर सकता है, जो उसको अच्छा लगता है माइंड को वो करेगा, उसको रोकने वाला कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन सुपर ईगो क्या होता है? सुपर ईगो देखता है कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है, मोरालिटी को देखकर ही वो डिसाइड करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंस्टेंट आपको अगर शुगर की प्रॉब्लम है, I mean, अगर आपको डायबिटिक्स है, ठीक है, किसी पर्सन को डायबिटिक्स है, लेकिन ईद क्या बोलेगा कि मेरा आइसक्रीम खाने को मन करे तो मैं तो खाऊंगा, उसने देखना ही नहीं है कि डायबिटीज वाला पेशेंट है नहीं है, ठीक है। लेकिन सुपर ईगो क्या बोलेगा कि नो आइसक्रीम, कंट्रोल करो अपने इम्पल्सेस को, ठीक है, क्योंकि आपको डायबिटीज है तो आप नहीं खा सकते हो आइसक्रीम। लेकिन जो ईगो है वो क्या एक्ट करता है इन दोनों के बीच का, जिसका काम होता है डिसीजन मेकिंग का। अब देखिए ये जो तीनों चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, ये हमारा सिस्टम ऑफ ब्रेन है। हमारे ब्रेन के 3 ऐसे चीज़ें हैं जो हमें जद्दोजहद में लगाई रखते हैं, लेकिन हमारा डिसीजन कौन लेता है? हमारा ईगो, दैट इज अवर कॉन्शियस माइंड, ठीक है, जो किसके बेस पर काम करता है? रियलिटी के बेस पर। ये इंटरमीडिएट होता है इद एंड सुपर ईगो के बीच में, ये इसको हम अपना सबकॉन्शियस माइंड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए आइसक्रीम की हम एग्जाम्पल बात कर रहे थे, तो कॉन्शियस माइंड हमारा जो ईगो है ये क्या बोलेगा कि ठीक है तुम्हें डायबिटीज़ है, तुम शुगर फ्री आइसक्रीम खा लो, थोड़ी सी खा लो, ठीक है, तुम्हारी सेटिस्फेक्शन भी हो जाएगी। और जो मोरालिटी है मींस कि तुम्हें डायबिटीज़ है, तुमने नहीं खाना है, वो चीज़ भी सेटिस्फाई हो जाएगी और तुम्हारी डायबिटीज़ को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बीच का सोल्यूशन जो निकालता है ना वो होता है ईगो। क्लियर हुआ ये? नाउ द 5 साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड। देखिए सबसे पहली है ओरल, देन एनल, देन फैलिक, देन लेटेंट, देन इज जेनिटल स्टेज। और ईगो कहाँ पे डेवलप होती है? देखिए ओरल स्टेज पर, और सुपर ईगो जो है वो कहाँ पे डेवलप होती है? फैलिक स्टेज पर। तो ये आप इसका चार्ट भी दे सकते हैं। इसमें से वैसे आपको सिर्फ स्टेजेस पता होनी चाहिए, और जो इद, ईगो और सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया वो आपको पता होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी ये फाइनल थ्योरी ऑफ दिस सेशन भी होती है कंप्लीट। शॉर्ट टाइम पीरियड में हमने CDP की जो है ऑलमोस्ट सारी थ्योरीज जो हैं वो कवर की हैं। आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। तो देखिए अगर आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई हैं तो वेल एंड गुड। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो चाहे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर